गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो हम लोग उस दिन चर्चा किए थे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन दो तरह का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब क्या है, हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन सा वो सब फैक्टर्स है, उसको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी कहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। क्या क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, या अगर गैस का केस है तो प्रेशर है। इन केस ऑफ गैसेस, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो प्रेशर, और फिर क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, और क्या है? कैटलिस्ट है। तो ये सब कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी कहलाते हैं, या यूँ कहो कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। तो अब एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहले देखें कैसे कंसंट्रेशन से रेट प्रभावित होता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पर किस प्रकार से डिपेंडेंस है। तो कहता क्या है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ द वन और मोर रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट। ऐसा होता है कि एक रिएक्टेंट ऐसा है, उस पर उसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा नहीं होता है। तो कंसंट्रेशन अब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है किस रूप में? प्रोडक्ट छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। कई नाम है, तीन नाम है। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, तीनों नाम हमेशा हम लोग यूज नहीं करेंगे, कोई ये यूज करेंगे। रेट लॉ क्या है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो अब रेट एक्सप्रेशन की बात आ गई। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट दोनों पर चर्चा करेंगे। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो हम लोग पिछले दिनों जो चर्चा किए थे उसमें एक टेबल बुक में दिया हुआ था, हम लोग नहीं देखे थे। उसमें देखोगे, उस टेबल में अगर डिटेल्स में जाओगे तो उसमें देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा कोई केमिकल रिएक्शन का रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। क्यों भाई? जैसे जैसे टाइम पास होता है तो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट खर्च होते जाता है। खर्च होने का मतलब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट डिक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका उल्टा अगर करके देखें कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। निचोड़ या कंक्लूजन ये निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन। तो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कोई कंसीडर है हाइपोथेटिकल रिएक्शन। कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए बी चेंजेस इनटू सी डी। सभी जानते हो ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। पहले केमिकल इक्वेशन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है ए बी। ए और ए जो है ए का, ए वाले रिएक्टेंट का, स्मॉल बी कैपिटल बी नाम का जो रिएक्टेंट है उसका, ये सब जानते हो। अब कहता है कि इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी रिटेन है, द रेट एक्सप्रेशन has been found to be if the rate expression has been found to be किस तरह से rate is equal to rate is proportional to a to the power x और b to the power 1। और सरप्राइजिंग लग रहा होगा तुमको, हम लोग सभी जानते हैं यहाँ a इसलिए लिखे, प्रोपोर्शनल इसलिए लिखे कि a अभी चर्चा किए थे कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट बढ़ेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल में कितना पावर लगेगा वो x लगा दिया है। बी रिएक्टेंट है उसको भी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर x और y लगाया है, जबकि इक्वेशन में a और b दिया हुआ है।
तो ये हमने नहीं लगा, ये कहते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड टू बी, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग करके देखा और इस तरह से ए पर एक्स और बी पर वाई आया, क्योंकि किसी किसी इक्वेशन में ये एक्स इस ए के बराबर, ये वाई इस बी के बराबर होता भी है और कई बार नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जब भी, और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी का नाम है, अच्छा ये और करके कर सकते हो, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई, तो इसी का नाम है रेट इक्वेशन या रेट लॉ या रेट इक्वेशन। और रेट को लिखने का तरीका हम जानते थे, डी आर बाई डी इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। ये भी रेट लॉ है, बट ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है। डिफरेंशियल फॉर्म इसलिए है कि यहाँ जो रेट लिखे हैं वो इंस्टांटेनियस रेट लिखे हैं, और इंस्टांटेनियस रेट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। स्मॉल डी आर मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर ड्यूरिंग ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा टाइम बहुत ही छोटा इंटरवल का हो, लगभग 0 सेकेंड का, लगभग 0 सेकेंड मतलब 0 से थोड़ा सा, और ये कंसंट्रेशन में चेंज वेरी स्मॉल हो तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें जो के है इसी का नाम है रेट कांस्टेंट, के इज द रेट कांस्टेंट। और ये जो एक इक्वेशन या एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन है जिसमें रेट रिलेट हुआ है, रेट को इक्वेट करने के यानी जोड़ने की कोशिश की गई है, रिलेट करने की कोशिश की गई, किससे, सी और डी का कहीं नाम भी नहीं रहे, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट, उसकी चर्चा भी नहीं है। ए और बी की चर्चा, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट है, तो रेट को किससे जोड़ रहे हैं, ए और बी के कंसंट्रेशन से, तो इसी का नाम है रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। अब रेट एक्सप्रेशन को डिफाइन करने की बात होगी तो क्या करेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन, द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द, जो कैपिटल स्क्वायर है ना, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वो मोलर कंसंट्रेशन होता है, ए का मोलर, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बहुत तरह से होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, बहुत तरह से, बट ये मोलैलिटी वाला है। तो द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन in which the rate of the reaction is given in terms of the molar concentration of the reactants, molar concentration of the reactants, with each concentration term, हर concentration term raised to some powers, है ना, raised to some powers which may be equal to or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the reactants in the balanced chemical equation। balanced chemical equation में जो stoichiometric coefficient था उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से इसको देखने का कोशिश करते हैं कि ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, ए और बी से डिफरेंट क्यों है। तो एक पता चलेगा, आगे चलते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, अभी भी कर लेते हैं। एक्स और वाई पावर जो है, दिस इंडिकेट्स दी सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन कितना सेंसिटिव है इस रिएक्टेंट के मामले में और इस रिएक्टेंट के मामले में। मतलब कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन लेके, कोई दूसरा लड़का ए का कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज करके लिया, मान लो डबल करके लिया है, उसका रेट कितना निकलता है, उतना ही निकलता है, डबल किया तो डबल ही निकलता है, डबल कर दिया तो 4 गुना बढ़ जा रहा है, उससे पता चलेगा सेंसिटिविटी कितनी। देन हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चर्चा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चर्चा करते हैं। सपोज करो कि एक एग्जाम्पल है ट्वाइस गैस और प्लस O2 गैस और ट्वाइस NO2 गैस। तो हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे शुरू में ही इसका कंसंट्रेशन शुरू में कितना लिए तो शुरू में ही कितना बना, थोड़ा देर लेट हो जाएगा तो फिर रेट चेंज हो जाएगा, टाइम थोड़ा अगर बीत गया तो शुरू में इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका स्टडी कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इसको इनिशियली कितना कंसंट्रेशन का लें, इसको कितना कंसंट्रेशन का लें तो ये कितना बनेगा, किस रेट से बनेगा,
उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें दो तरीका है, बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर। इसका कांस्टेंट है वो इसका चेंज करो, इसका कांस्टेंट है वो इसका चेंज करो, और बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों करके कर सकते हैं। अब एक टेबल बनाते हैं। अब इसमें है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और O2 का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किस रेट से ये बन रहा है, ऑफ NO2। तो रेट जो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड का बताया है, रेट का यूनिट यही होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये है मान लो 0.3 मोल, 0.60, एक्सपेरिमेंट नंबर, पहला एक्सपेरिमेंट ये वाला, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला, तीसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला, चौथा एक्सपेरिमेंट ये वाला। ये एक डाटा है, एक डाटा है, तुम देख सकते हो। पहला एक्सपेरिमेंट में हमने NO का कंसंट्रेशन इतना लिया, इसका कंसंट्रेशन इतना लिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये रेट ऑफ रिएक्शन इतना निकला, यानी NO2 इस रेट से बन रहा है, इस रेट से NO2 बन रहा है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जब हम कर रहे हैं तो क्या किए, O2 का कंसंट्रेशन फिक्स रख दिए अगला एक्सपेरिमेंट में, और NO का कंसंट्रेशन जस्ट डबल किया। यू कैन कंपेयर दिस वन, जस्ट यहाँ से यहाँ किए, मतलब जस्ट डबल किया और ये कांस्टेंट रख दिए हैं। तो रेट देखो यहाँ से यहाँ आने में 4 गुना बढ़ा है, इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ना, 6 × 4 24, 2 इन हैंड, 9 × 4 36 और 2 84, 4 गुना हो गया। भाई वो का तो फिक्स रखे थे, कंसंट्रेशन चेंज किए, NO का डबल किए तो 4 गुना रेट हो गया। कितना सेंसिटिव है रिएक्शन का रेट, कि कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट 4 गुना होता है। 4 गुना तभी हो सकता है जब वहाँ एक्सप्रेशन जहाँ लिखेंगे इसका जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वहाँ स्क्वायर कर देंगे, कि 2 गुना करो तो 2 गुना का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, हमने NO को नहीं चेंज किया, सेकंड को नहीं, पहला से शुरू से कंपेयर करना। ये देखो फिक्स रख दिया, इसको डबल किया तो रेट भी केवल डबल हो गया। यहाँ से यहाँ सेकंड एक्सपेरिमेंट भूल जाओ, पहला से हम कंपेयर करते हैं तो डबल हुआ। इसका मतलब है O2 का कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट भी डबल हुआ। इसका मतलब O2 का पावर, ये जो रेट डिपेंड कर रहा है टू दी कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू दी पावर 1। और फिर दोनों को डबल किए, 30 को 60 किए, 30 को 60 किए तो 8 गुना हो गया है। तब सवाल है कि ये एक्सप्लेन कैसे हो सकता है। ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब हमारा रेट एक्सप्रेशन इस प्रकार से आएगा। रेट और या रेट एक्सप्रेशन जब हम इस तरह से लिखेंगे, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज K NO का स्क्वायर और O2 का पावर 1। अगर हमारा रेट लॉ ऐसा लिखाता है तो कभी भी रेट हम लिखा लेंगे तो K तो कांस्टेंट है, कोई एक लड़का यहाँ इसका वैल्यू अगर x रखा और इसका y रखा है कुछ भी, तो x स्क्वायर हुआ तो रेट हुआ kx स्क्वायर। चलो O2 का 1 मान लो, थोड़ा सा 1, तो kx स्क्वायर हो गया आंसर। O2 का 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, मान लो O2 का 1 है थोड़ा सा। और किसी लड़के ने क्या किया, NO का वैल्यू 2x रख दिया, कंसंट्रेशन का वैल्यू, तो k × 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और O2 का 1, तो k × 4x स्क्वायर। पहला वाला लड़का क्या था, kx स्क्वायर से आ रहा है, k × 4x स्क्वायर 4 गुना हो गया, जबकि खाली इसको डबल किए। इसका मतलब ये तभी संभव है, रेट तभी 4 गुना निकलेगा जब इस तरह से स्क्वायर लिखे जाए रेट लॉ में। आप O2 की बात करो, यहाँ पर किसी ने इसको, चलो इसको मान लो 1 थोड़ा देर के लिए, ये 1 हो गया। किसी ने इसको x ले लिया तो रेट हो गया k × x के 1 मान लिया, और किसी ने इसको 2x ले लिया तो k × 2x डबल हुआ। इसका मतलब पावर नहीं लगेगा, पावर लगाएंगे तो 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से रेट लॉ हो गया। अब संयोग देखो, यहाँ पर जो रेट लॉ मिला है
रेट लॉ में जो एक्स वाई के रूप में जिसको लिखते थे एक्स और वाई, वो ए और बी के बराबर है। यानी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। जो हमने टेबल लिखा था जहाँ तहाँ से कल्पना करके नहीं लिखा था, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। तो एक्सपेरिमेंटली जो प्राप्त हुआ है रेट इक्वेशन, उसमें जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स एंड कंसंट्रेशन टर्म्स में वो दोज आर द सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हरदम हो ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिएक्शंस हैं और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन उसका रेट एक्सप्रेशन। कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, CCl4 प्लस क्या HCl, ये बैलेंस्ड होगा, कुछ चेक करके देख लेना। CH3 COOC2H5 प्लस H2O क्या बनना है, CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये बना। अब इसका देखो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, इसका क्या मिला है, रेट इक्वल टू CHCl3 पर पावर 1 और Cl2 पर पावर हाफ। इसका रेट मिला है, रेट इक्वल टू के दिया है, के CH3 COOC2H5 टू द पावर 1 और H2O पर पावर 0। अब देखो, सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 1 और 1, पावर है 1 और हाफ। यहाँ पर देखो 1 और 1 और यहाँ पर है 1 और 0। इसका मतलब है यहाँ का जो पावर है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स में जो पावर्स है वो सेम नहीं है एज गिवन इन द एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। निष्कर्ष निकला कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ जब निकालेंगे उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर होंगे वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के सेम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। नाउ लेट अस कम टू द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहता है सपोज करो कोई इक्वेशन है, किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है, के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर 1। ऐसा कोई एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो कहता है कि ये तो रेट एक्सप्रेशन हुआ, रेट एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर्स है एक्स प्लस वाई, ये और ये इसको जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया एक्स प्लस वाई, और एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant A, with respect to reactant A, and Y is the order of reaction with respect to reactant A। यानी अलग अलग कोई पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, कहेंगे ऑर्डर है एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ वाई, पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले एक रेट लॉ एक्सप्रेशन तुमको प्राप्त करना होगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके। बोलो सर हम एग्जाम में कहाँ से लाएंगे? नहीं लाने की ज़रूरत है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा रहेगा। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है उसका रेट एक्सप्रेशन तुम्हारे पास सर्व किया हुआ रहेगा, और देन तुमसे पूछा जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। मेरा कोई काम नहीं सिवाय पावर्स को जोड़ने का, सब पावर्स को जोड़ दो। ठीक है, अब तुम देखो कि ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी इससे पहले वाला जो क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन था, क्लोरोफॉर्म पर पावर 1 था, क्लोरीन पर हाफ था, जोड़ दो तो 1 एंड हाफ 1.5, और दूसरे वाले का 1.0 यानी 1। तो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 भी हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसके ऑर्डर 0 है। 0 ऑर्डर होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने बस एक फिक्स रेट से रिएक्शन होते जा रहा है, न घट रहा है ना बढ़ रहा है, फिक्स रेट, उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हुआ क्लोरोफॉर्म में, इसका मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब है क्या यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स, यूनिट्स ऑफ रेट। और इससे पहले एक बात और बता दें, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग को एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है कि भाई ये रिएक्शन एकदम एक बार में केमिकल्स मिलेगा और एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, कि इट विल टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप में रिएक्शन होने वाला है या नंबर ऑफ स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो कहता है कि दो रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। ठीक है, मैग्नीशियम जलाए O2 के साथ MgO बने। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा होता है व्हिच टेक्स प्लेस इन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस की एक सीक्वेंस बनती है, पहला स्टेप में ये बनेगा, वो तो प्रोडक्ट है ही नहीं मेरा, चलो कुछ बन गया, चलो उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसने आगे एक रिएक्शन किया, फिर जो बनाया वो भी हम देख रहे हैं मेरा प्रोडक्ट नहीं है जो हम बनाना चाह रहे थे, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, पता चला 10 स्टेप में जाकर तब हमारा प्रोडक्ट बना। इस तरह कोई जरूरी नहीं हमेशा 10 स्टेप होगा, 2 स्टेप भी होने पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। उस तरह के रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि मान लो कोई रेट एक्सप्रेशन इस प्रकार से है, रेट इक्वल टू के और a टू द पावर x और b टू द पावर y। और हम लोग मान लो इसको लिखते हैं k इक्वल टू कितना, तो रेट अपॉन a टू द पावर x और b टू द पावर y, और इक्वल टू रेट क्या है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम, बाय टाइम को वैसे लिख सकते हैं टाइम इनवर्स, या बाय टाइम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बाय टाइम। रेट इज कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम, अपने कंसंट्रेशन का यूनिट ऑफ टाइम का लिखोगे तो रेट का हो जाएगा, नीचे क्या है, इनटू 1 अपॉन ए का कंसंट्रेशन हो या बी का कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन है और इस पर पावर है x, दूसरा बी का भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि ए का भी कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर, बी का भी कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर, हमने इसको दोनों को कंसंट्रेशन लिखा, उसी पावर इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर x प्लस 1। और यदि x प्लस वाई को हम n मान लें, x प्लस वाई मैंने सारे पावर को जोड़ दें n, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर n है तो यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर n। तो n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो k निकल जाएगा। अच्छा, तो क्या करेंगे, अगर n इक्वल टू 0 है तो k का यूनिट क्या हो, कैसे निकलेगा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर, ये टाइम हो जाएगा सेकेंड, इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर, जैसे 0 करेंगे ये 1 हो जाएगा, खत्म। तो आंसर हो गया मोल पर लीटर, और ये सेकंड अगर ऊपर ले जाएंगे तो मोल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू 0 बैठाया जाए तो k का यूनिट ये निकलने वाला है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देख लो, अब अगर हम n का वैल्यू 1 बैठाते हैं, n का वैल्यू अगर हम 1 बैठाते हैं, 1 n का वैल्यू 1 बैठाने का मतलब ये हुआ, n का वैल्यू 1 बैठाने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हुआ मोल पर लीटर, टाइम हो गया सेकेंड, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर 1, कंसंट्रेशन पर पावर 1 का मतलब फिर मोल पर लीटर,
तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर मोल पे कैंसिल हो गया तो 1/सेकेंड 1/सेकेंड में पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट पर सेकेंड, के का यूनिट पर सेकेंड। अब एन का वैल्यू 2 बैठाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 2 बैठाएंगे, यहाँ कंसंट्रेशन पर 2 होगा, कंसंट्रेशन पर 2 होगा, कंसंट्रेशन पर पावर एन के बदले 2 होगा, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर पावर 2। एक बार का मोल पर लीटर ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, एक बार का बचेगा। फाइनली इसका आंसर ये होगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जरा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट। अब हम जो चर्चा करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन का, that is molecularity of a reaction. 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 The number of reacting species. Reacting species in an elementary reaction, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, that collide simultaneously, आपस में टक्कर हो simultaneously to bring about a chemical reaction, to bring about a chemical reaction is called its molecule, it's called its molecularity, it's called its molecularity। कहता है रिएक्टिंग स्पेसिस एटम्स को, अगर एटम वाला रिएक्शन है, एटम को आपस में टकराना है, एटम हो जाएगा स्पेसिस, मॉलिक्यूल को टकरा के प्रोडक्ट बनाना है, मॉलिक्यूल हो जाएगा, आयन को टकराना है, आयन हो जाएगा। इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया रिएक्टिंग स्पेसिस। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, याद रहे मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी कान पकड़ लेंगे, नहीं होता ही नहीं, इसका छोड़ देंगे। दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड करना चाहिए। किस लिए कोलाइड करना है? सो दैट की केमिकल रिएक्शन हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट बनना है। तो ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, तो अब क्या है, अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 हो रही है उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1, मॉलिक्युलरिटी जिसकी 1 होती है उस रिएक्शन को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है उसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होती है उसको ट्राइमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। ट्राइमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो कहता है क्या, जैसे अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 का डीकम्पोजिशन होगा, N2 और H2 बनेगा। इसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, किसी दूसरे से कोलाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जस्ट इट हैज डिकम्पोज्ड बाय गेटिंग हीट मिला, डिकम्पोज कर गया, इसको कोलाइड दूसरे से करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिएक्शन ब्रिंग अबाउट करना यानी प्रोडक्ट बनाना, अकेले बना दिया, इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और संयोग से इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका मतलब है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर। अब क्या है, अगर ये रिएक्शन twice HI gives H2 plus I2, यहाँ पर क्या है, 2 रिएक्टिंग स्पेसिस HI है, तो सेम चीज HI है, बट HI का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में जब टकराता है एक साथ, तो
प्रोडक्ट बनता है H2 और I2 का, इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो गई, 2, यानी इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। एक और तीसरा रिएक्शन है twice NO plus O2, 3 molecules are colliding together to bring about the product, 2 molecules of NO, 1 molecule of 2, इसको कहते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। अब ये है कि प्रैक्टिस कहता है, ये जनरल एक्सपीरियंस इंसान का कहता है कि 3 मॉलिक्यूल्स और मोर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स तो एक साथ शायद कोलाइड भी कर सकते हैं। डेली लाइफ में 3 व्हीकल्स एट ए टाइम कोलाइड साइमल्टेनियसली, हेड टू हेड, एकदम खूब आपस में टकराना, तो 3 व्हीकल तक एक साथ टकराता है, 10-12 एकदम आमने सामने नहीं, भले पीछे उसके पीछे टक्कर मार दे वो अलग बात है, बट एकदम सामने हेड ऑन, माथे से माथा टकराने वाला 3 से ज़्यादा संभव नहीं होता। इसीलिए कहता है क्या है केमिस्ट्री में भी कि the probability that 3 or more molecules will collide simultaneously to bring about chemical reaction, पीछे से थोड़ा सा टकराना अलग बात है, वह टक्कर ऐसी होनी चाहिए उससे रिएक्शन प्रोड्यूस हो, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, उसकी संभावना कम ही होती है। यानी मॉलिक्युलरिटी 3 तक वो भी 3 वाले भी केसेस बहुत कम मिलेंगे। अब हमारा एक रिएक्शन है KClO3 6FeSO4 thrice H2SO4, KCl thrice Fe2SO4 whole 3 plus thrice H2O,